नमस्कार दोस्तों। मैं इस परिचय लेक्चर सीरीज पर परिचय टेक्सचुअल स्टडी सीरीज का जो हमारा पहला इनिशिएटिव है, जो पहला टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं या जो पहला टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आपके साथ, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, उसके तीसरे चैप्टर द नेचर ऑफ मैटर पे आज डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि हमारा ये फॉर्मेट चलता है, मैं आपके साथ अपनी स्लाइड्स भी शेयर करता हूँ, आप उसको एज नोट्स यूज कर सकते हैं। तो बिना किसी और डिले के हम स्टार्ट करते हैं। तो द नेचर ऑफ मैटर, जरा एक बार हम वापस रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक जो दो चैप्टर्स गुजरे हैं जिनमें हमने अपीयरेंस और रियलिटी के बारे में बात की है और के डिस्टिंक्शन के बारे में बात की है। और जो दूसरा हमारा टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात की थी, वो था द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, कि क्या मैटर एग्जिस्ट करता है सेपरेटली फ्रॉम आवर सेंस डेटा, या सेपरेटली या इन एज एन इंडिपेंडेंट ट्रांसेंडेंट एंटिटी। ट्रांसेंडेंट टू व्हाट? ट्रांसेंडेंट टू ट्रांसेंडेंट टू व्हाट? बताइए आप लोग। ट्रांसेंडेंट टू द सेंस डेटा और ट्रांसेंडेंट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट अपने प्रॉपर्टीज से परे कुछ एक ट्रांसेंडेंट सब्सटेंस है जो जो कि एग्जिस्ट करता है? फिर हम लोगों ने दो चीजों के बारे में, हम लोगों ने सॉलिप्सिज्म वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो पहली जो पॉइंट था, जो पहली चीज रसेल ने की है, वो रेडिकल डाउट का मेथड लेकर के आए हैं। रसेल हैज रैशनलाइज्ड आवर बिलीव्स इन थिंग्स इंडिपेंडेंट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। कि रसेल ने रेडिकल डाउट का जो है सहारा लेकर के, जो जो कि एक कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म की पद्धति से इंस्पायर्ड है, उसका सहारा लेकर के रसेल ने हम इस मान्यता पे एक प्रश्न चिन्ह उठाया है। और वो मान्यता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो थिंग्स हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस के परे एग्जिस्ट करते हैं। ये बेसिकली जो रियलिस्ट आर्गुमेंट है वो ये कहेगा कि देयर आर माइंड इंडिपेंडेंट एंटिटीज विच एग्जिस्ट। और आइडियलिज्म जो अगला चैप्टर है वो कहेगा कि देयर इज नो सच थिंग एज माइंड इंडिपेंडेंट एंटिटी। ओके। आइडियलिज्म का ही एक प्रकार है जिसको हम लोगों ने पिछले अपने चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसपे रसेल ने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में हिंट किया है, और वो टॉपिक है सॉलिप्सिज्म का। कि क्या सिर्फ अगर विचार एग्जिस्ट करते हैं तो क्या सिर्फ वो विचार आपके ही विचार हैं? और ये रसेल ने सॉलिप्सिज्म की प्रॉब्लम पे हिंट करते हुए थोड़ा सा हमारा ध्यान आकर्षित किया था, द प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स, कि हम लोग क्या कभी भी कंफर्मेटिवली जान सकते हैं, कंफर्मेटिव तौर पे जान सकते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम महसूस कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारे सेंसेस लेकर के आ रही हैं, वो हमारे न देखने पे वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? ठीक है। ही बिलीव्स द टेबल एग्जिस्ट इवन व्हेन वी क्लोज आवर आईज एंड दैट सेंस डेटा आर इंडिकेटर्स ऑफ इट। ठीक है, वो कहते हैं कि जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे देखने के, हमारे परसेप्शन के परे भी एग्जिस्ट करती हैं। और जो सेंस डेटा है वो इस बात का एक इंडिकेटर है। रसेल एक फंडामेंटल सवाल पे आते हैं, जो कि उसे वो चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो फंडामेंटल सवाल ये है, व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंट रियल टेबल? ये इंडिपेंडेंट रियल टेबल क्या है? इंडिपेंडेंट किससे? अपनी प्रॉपर्टीज से इंडिपेंडेंट, अपने रिलेशन से इंडिपेंडेंट। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ये है क्या? What does it mean to say a real table? जब हम रियल टेबल बोल रहे हैं तो क्या हम वुड की टेबल को हम बोल रहे हैं, या हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, ग्लूऑन, मेसॉन, ये सब को हम बोल रहे हैं? ठीक है। तो व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंट रियल टेबल, ये प्रश्न उठाते हैं रसेल। और इसके बाद कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ अफर्मिंग एग्जिस्टेंस दिस इंक्वायरी सीक्स टू अंडरस्टैंड रियलिटी बियॉन्ड सेंस डेटा। और वो ये हिंट करते हैं कि हम सेंस डेटा के परे जो दुनिया है, सेंस डेटा के परे जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो एक रियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है? अब
लाइट का एग्जांपल लेकर के वो फिजिकल साइंस और नेचुरल एक्सपीरियंस के डिस्टिंक्शन पे कि कैसे फिजिकल साइंसेस किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना को देखती हैं और एक पर्टिकुलर फिनोमेना हमें एक्सपीरियंस के लेवल पे कैसे महसूस होता है, इस पे रसल चर्चा करते हैं। और रसल कहते हैं कि जो साइंस है वो लाइट जैसी चीजों को, हीट जैसी चीजों को, साउंड जैसी चीजों को वो बोलती है कि वेव लाइक मोशन है। अगर आप उसका साइनोसोडल ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे जो है रिदम में जाएगा। ठीक है, वो रिदम में जाएगा। साइनोसोडल अगर आप ग्राफ बनाएंगे जो है इनका वेव पैटर्न का, तो वो जो एक साइनोसोडल ग्राफ बनेगा, जैसे आप मैथमेटिक्स में कहते हैं साइनोसोडल ग्राफ, वो बनेगा। और वो कहेंगे कि वो वेव मोशन जो है, जो आपको लाइट महसूस हो रही है, जो रे ऑफ लाइट महसूस हो रही है, उसका जो नेचर है वो वेव लाइक है। ये जो डाइकोटमी है, इस पे थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं जो है कि लाइट की वेव और पार्टिकल नेचर की जो डुअलिटी है, इस पे इंगित करके रसल हमारा ध्यान, ये साइंस क्या मानता है, उनके टाइम का साइंस क्या मानता था, आज भी लगभग कंसेप्शन जो है हमारा वो वेव पार्टिकल डुअलिटी को हम रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, या हमें उसके अराउंड कोई एक थ्योराइज हम नहीं कर पाए हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। तो साइंस की तरफ हमारा ध्यान लेकर के आते हैं रसल, और वो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, लाइट है, हीट है, साउंड है, वो वेव मोशन है। साइंस डिस्क्राइब्स मैटर यूजिंग प्रॉपर्टीज लाइक इट्स पोजीशन इन स्पेस एंड इट्स मोशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल लॉज। अब साइंस क्या कर रही है, एक देखिए साइंस का पूरा एंडेवर जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक रसल एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि साइंस का जो पूरा एंडेवर है, साइंस का जो पूरा प्रतिमान है, वो खड़ा कैसे होता है, वो उसका जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, उस स्ट्रक्चर पे हमारा ध्यान लेकर के आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं, वो उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज से समझते हैं। किन प्रॉपर्टीज से समझते हैं? एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल देते हैं रसल और कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन इन स्पेस, रेस एक्सटेंसा, जिसे डेकार्ट्स ने कहा था कि दे एग्जिस्ट इन स्पेस। ठीक है। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जो उनका मोशन होगा वो फिजिकल लॉज, एफ इज इक्वल टू एम जी, जो न्यूटन के लॉज हैं जो है उसके हिसाब से मोशन होगा ऑब्जेक्ट का। लेकिन ये जो कंसेप्शन है, ये जो थ्योरी मेकिंग है, ये जो बिलीफ सिस्टम है साइंस का, जो जो कि हमारी मॉडर्न एडवांस साइंसेस का स्टेट ऑफ द आर्ट थ्योराइजेशन है जो है, वो कहते हैं कि वो हमारे एक्सपीरियंस से भिन्न है। कैसे भिन्न है? वो कहते हैं कि वो एक एग्जांपल देते हैं लाइट का, और वो लाइट का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि ये तो भाई वेव लाइक बात कर रहे हैं कि ये जो लाइट है ये वेव लाइक है। लेकिन जब आप उसे महसूस करते हैं तो वो आपको वेव लाइक तो महसूस नहीं होती, वो आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में वो वेव लाइक तो महसूस होती नहीं है। ठीक है। A blind person might understand wave motion scientifically, but through touch or feeling waves on a board, but they can't know light as I do. तो वो कह रहे हैं कि ये जो लाइट है, ये इस लाइट के वेव पैटर्न को समझना जो है वो ब्लाइंड पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल है। वो इन्फर कर सकता है वेव, जो बोट चलती है तो वेव्स होती हैं, उसको छू करके वो इन्फर कर सकता है कि लाइट का नेचर ऐसा है, लेकिन लाइट का नेचर वैसा नहीं है। लाइट तो हमें रे के तौर पे दिखाई देती है, नॉर्मल जो सूर्य की किरणें हैं वो आपको रे के फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। और अगर आपके पास जो सेंसरी अपैरेटस नीडेड है, जो कि आपकी आंखें हैं, वो अगर आपकी सही है जो है, तो आपको आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में जो लाइट है वो रे लाइक है, उसमें वेव जैसी कोई बात तो है नहीं। तो रसेल एक क्रूशियल पॉइंट लेकर के आते हैं, ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम डायरेक्टली सेल्फ सेंसरी एक्सपीरियंसेस, कि किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जो है, जो आपका कंसेप्शन बनता है, उसकी जो फंडामेंटल एंटिटी है, उसका जो ब्रिक है, उसका जो ब्रिक एंड मोर्टार है, वो सेंसरी, डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस है। कोई भी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन उसको पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता, इस डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस को, इस सेंसेशन को। यही इनएफेबिलिटी ऑफ कॉलिया है, जिसे बाद में एक बहुत ही फेमस दार्शनिक डैनियल डेनेट लेकर के आते हैं। तो यही, ये जो है कॉलिया की वो चार प्रॉपर्टीज बताते हैं, और कॉलिया की चार प्रॉपर्टीज बताते हुए वो कहते हैं कि वो इंट्रिंसिक है, इनएफेबल है, प्राइवेट है, और
इसके अलावा वो इंट्रिंसिक है। तो क्वालिया को आप वर्ड्स में नहीं डाल सकते। रेडनेस ऑफ एन एप्पल, उसको आप वर्ड में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। वो एक इनर कॉन्शियस फीलिंग है। ठीक है। अब इसी जो डिवाइड है, जो साइंस और एक्सपीरियंस के बीच में डिवाइड है, रसल इस पे कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि आपका जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो आपको डायरेक्टली एक्सपीरियंस हो रहा है, उसमें और साइंस की समझ में एक बुनियादी फर्क है। वो कहते हैं कि साइंस सेज लाइट इज वेव्स एक्टिंग ऑन माय आईज, नर्व्स एंड ब्रेन। द एक्सपीरियंस ऑफ लाइट एग्जिस्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट्स डजंट एग्जिस्ट इन द इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट्स कॉज्ड बाय इट। वो कहते हैं कि लाइट जो है वो वेव है जो कि आपके सेंसरी अपैरेटस पे पड़ रही है, आपके आईज पे पड़ रही है, रेटिना पे पड़ रही है। वहां से वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के तौर पे नर्व्स में जा रही है और नर्व्स के बाद ब्रेन में जाने पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बन जा रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है लाइट का, ये आपके एक्सपीरियंस से भिन्न है। जब साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट वेव है, तो वो कहते हैं कि वेव्स क्रिएट माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइट। ये जो वेव नेचर है वो हमारे एक्सपीरियंस के लिए, लाइट के एक्सपीरियंस के लिए जिम्मेदार है। वेव्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ माय सेंसेस, बट लाइट इज फॉर्म्ड बाय माय परसेप्शन। ये जो वेव्स हैं, ये हमारे सेंसरी परसेप्शन के परे भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जो लाइट का परसेप्शन है, जो लाइट है, वो जब तक मेरी आंखों पे नहीं पड़ेगा, तब तक वो मुझे साकार नहीं होगा, वो मेरे अंदर फलीभूत नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली मेरे अंदर नहीं होगा। ये जो लाइट है, जो वेव फॉर्म में है, ये सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जो लाइट है जिसे मैं फील कर रहा हूं, वो मेरे सेंस डेटा का पार्ट है। वो मेरे परसेप्शन के थ्रू ही मुझे समझ में आती है। रसेल कहते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसको आप सारे सेंसेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। कलर हो गया, साउंड हो गया, बाकी बाकी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं परसेप्शन को लेकर के, जो कि मैटर के पार्ट नहीं है, उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रकार से रसेल ये दिखाते हैं कि साइंस और एक्सपीरियंस के बीच में क्या फर्क है, लाइट का एग्जाम्पल लेकर। अब ऐसे ही स्पेस के बारे में वो स्पेक्युलेट करते हैं जो है, और वो कहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं स्पेस को लेकर के। रसल एम्फसाइजेस दैट साइंस डज नॉट अकाउंट फॉर स्पेस एज वी एक्सपीरियंस इट। रसल कहते हैं कि साइंस जैसा हम स्पेस को समझते हैं, उसको साइंस हमें नहीं समझाता है। साइंस की जो कंसेप्शन है स्पेस की, वो एक है, और जो दूसरी कंसेप्शन है हमारे समझ की, हमारे एक्सपीरियंस की ऑफ स्पेस, एक्सपीरियंस ऑफ स्पेस, उनमें भिन्नता है, उनमें मत जो है वो वैभिन्न है। ये अब इसके लिए वो क्या कहते हैं, ही ऑब्जर्व्स दैट द स्पेस परसीव्ड बाय साइट डिफर्स फ्रॉम द स्पेस परसीव्ड बाय टच। कि आपको आंखों से जो स्पेस दिखाई दे रहा है और जो आपको टच से स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसके से आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं, या आप जब अपना हाथ तेजी तेजी से ऐसे चला रहे हैं तो हवा का प्रेशर आपके हाथ पे महसूस हो रहा है। ये सेंसेशन जो इस सेंस डेटम से मिल रही है, और वो सेंसेशन जो आपको स्पेस की का जो विजुअल परसेप्शन है जो आपको उससे मिल रही है, इन दोनों में वैभिन्न है, ये दोनों अलग अलग हैं, या इनका जो नेचर है जो है वो अलग अलग प्रकार का है। फिर रसेल कहते हैं दीज आर इनिशियली सेपरेट एक्सपीरियंसेस एंड वी ओनली लर्न टू कोऑर्डिनेट देम ओवर टाइम, लाइक हाउ टू टच समथिंग वी सी एंड एसोसिएट बीइंग टच्ड विद सीइंग। ठीक है। हम धीमे धीमे, जब किसी बच्चे की कॉग्निटिव फैकल्टीज ग्रो करती हैं, तो उन कॉग्निटिव फैकल्टीज के ग्रो करने के दौरान होता क्या है कि वो इन अलग अलग डिस्क्रीट सेंसेशंस को एक कंटिन्यूअम में लेकर के आती है, जिसको डैनियल डेनेट कहते हैं कि जो थिएटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, या जो कार्टेशियन थिएटर है जो है, जिसमें आपको लगता है कि चीजें एक मूवी की तरीके से चल रही हैं, तो वो एक स्पेस टाइम में होता है। वो जो नैरेटिव इवेंट्स प्ले कर रहे हैं, वो स्पेस और टाइम में ही आपके नैरेटिव और इवेंट चलता है, जो इनर स्टोरी ऑफ लाइफ कहते हैं। वो जो स्टोरी ऑफ लाइफ है जो है, उसमें ये सारी चीजें कंबाइन होती हैं, अलग अलग जो डिस्क्रीट इंप्रेशंस रहते हैं, वो एक साथ कंबाइन करते हैं टू क्रिएट द स्टोरी ऑफ लाइफ। ठीक है। और
फिर धीमे-धीमे हम ये सीखते हैं जो है कि टच को किसी को टच का मतलब कि सामने आपके कोई ऑब्जेक्ट है, और टचिंग को सीइंग के साथ एसोसिएट करना या सीइंग के साथ समझना जो है, किस प्रकार से टच आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसको आपको देख के क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसको देख कर के आप क्या इन्फर कर पा रहे हैं। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये टुगेदर जो है एक साथ जुड़ करके आपका यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे आप सोचिए, इतने सारे सेंस डेटा, और ये सब मिल करके आपको जो सो कॉल्ड ड्रामा ऑफ लाइफ है वो आपको फैब्रिकेट कर रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। ठीक है। साइंटिफिक स्पेस की अब बात करते हैं रसल, और वो कहते हैं कि वो तो यूनिफाइड है। आप स्पेस को डिस्टिंक्शन, जो आप स्पेस देखते हैं उसमें आप डिस्टिंक्शन देखते हैं, मेरा कमरा, आपका कमरा, मम्मी का कमरा, पापा का कमरा, भाई का कमरा, बहन का कमरा, ऐसे आप डिस्टिंक्शंस देखते हैं। हर एक कार स्पेस में एक डिस्टिंक्शन है, हर एक घर स्पेस में एक डिस्टिंक्शन है। लेकिन जो साइंस देख रही है, जो साइंसदान देख रहे हैं जिस स्पेस को, वो स्पेस तो यूनिफाइड है। जैसा कि आइंस्टीन कहते हैं कि फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम की एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक है स्पेस और टाइम का। तो इस सेंस में वो स्पेस को न्यूट्रल टर्म्स में यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंसरी मोड्स लाइक टच और साउंड, की वो साउंड और टच से इंडिपेंडेंट एक रियलिटी है। आप उसे कैसे परसीव कर रहे हैं, जो स्पेस है वो उससे भिन्न एक चीज है। ऐसा साइंसदानों का मत है, जिस पे रसल हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। Russell uses a coin to demonstrate unless viewed straight on a coin appears oval। अगर आप एक सर्टेन एंगल से कॉइन को देखेंगे तो वो आपको सर्कुलर की जगह पे ओवल नजर आएगा, तो स्पेस का परसेप्शन आपका भिन्न हो गया। लेकिन उस कॉइन की जो एक्चुअल शेप है वो तो रहेगी ना, वो तो रहेगी गोल ही। ठीक है। तो आपका सेंसरी apparatus आपको क्या ला रहा है, उससे पृथक एक रियलिटी है, उससे पृथक स्पेस एक एग्जिस्ट करता है। और जो हम उस कॉइन को ओवल शेप में देखते हुए भी, जो हम उसकी सर्कुलैरिटी को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, उसका कॉग्निजेंस ले पा रहे हैं, वो इस बात की है कि हमने कभी ना कभी जो कॉइन है उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है। तो वो दरअसल मेमोरी मॉडल्स जो है आपके, जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी सेंसेस लेकर के आ रही हैं, और उसे मेमोरी मॉडल्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मेमोरी मैप्स के साथ। जब आपने कॉइन देखा होगा कि कॉइन तो सर्कुलर होता है, ओवल तो होता नहीं है, तो वहां पे ऐसे आप इन दोनों नॉलेज को ओवरलैप करते हैं। जो हम परसीव कर रहे हैं वो अपरेंट शेप है हमारे प्राइवेट स्पेस में, वो एक्चुअल स्पेस नहीं है, वो स्पेस का अपीयरेंस है हमारे पर्सनल स्पेस में। मतलब ये न्यूरो साइंस में, कॉग्निटिव साइंस में आजकल एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपका ब्रेन स्पेस और टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करता है अपने अंदर। तो रसेल आप सोचिए कि कितने लगभग 70 80 100 साल पहले इस किताब के जरिए हमारा इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान लेकर के आ रहे हैं कि जो आप स्पेस परसीव करते हैं डायरेक्टली, वो एपरेंट स्पेस है आपके प्राइवेट स्पेस में, और जो स्पेस एक्चुअली है वो स्पेस यूनिफाइड है, वो पब्लिक स्पेस में है। ठीक है, जिसमें कि आपके लोग हैं, आपका ग्रह है, आप फिर और सारे ग्रह हैं, फिर उसमें बीच में सूरज है, फिर एक और ढेर सारा प्लेनेटरी सिस्टम है। तो ये सारी चीजों पे रसेल हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और वो कहते हैं कि रसेल believes these private and public spaces are connected despite their appearance। वो कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन आप स्पेस का क्रिएट कर रहे हैं और जो एक्चुअल स्पेस है, इसमें कहीं न कहीं समानता हो सकती है। वो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर तो हो सकते हैं। वो सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन वो सिमिलर तो हो सकते हैं। इस बात पे असल ध्यान दें कि, और इसका आर्गुमेंट क्या है? इसके पीछे बेसिक आर्गुमेंट आपका ये है कि भाई हम तभी तो स्पेस के साथ जो आस-पास हमारे है, अगर उसका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हम ना बना पाएँ, तो हम स्पेस के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो रसेल इस बात पर हमारा ध्यान लेकर के आते हैं कि जो आपको स्पेस
महसूस होता है, स्पेस उससे अलग है, जो साइंसदान मानते हैं स्पेस की, जो आज की लेटेस्ट समझ है स्पेस की, वो और आपको स्पेस जैसा परसीव होता है अपने एक्सपीरियंस में, उनमें वैभिन्नता है, उनमें उनमें डिफरेंस है, उनमें डाइकोटमी है। अब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को अपने प्राइवेट एक्सपीरियंस में आप कैसे मैप करते हैं? इसके लिए रसेल कहते हैं, रसेल एग्जामिन्स द साइंटिफिक एंड कॉमन सेंस assumption that there is one physical space containing all physical objects. वो कहते हैं, रसेल, आप देखिए यहाँ पे बड़ा ये कंप्यूटेशनल इंसाइट यहाँ पे रसेल देने वाले हैं, और रसेल कहते हैं कि जो साइंटिफिक ये जो और कॉमन सेंस assumption है जो है कि एक फिजिकल स्पेस है जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो है, इस आर्गुमेंट को, इस थीसिस को रसल जो है एग्जामिन करते हैं और कहते हैं कि वी क्रिएट अ मैप ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम आवर प्राइवेट एक्सपीरियंसेस टू मैच दिस फिजिकल स्पेस। कि हम कॉन्स्टेंटली दुनिया का एक मैप बनाते रहते हैं, हम दुनिया को नेविगेट करते हैं, तो हम अपने ऑडियो विजुअल स्केच पैड पे दुनिया का एक नक्शा बनाते रहते हैं। तो ये बड़ी कॉग्निटिव साइंस के एंगल से ये बड़ी एक साइकोलॉजिकल इंसाइट है जो है, जिसको रसेल यहाँ पे लेकर के आते हैं कि हम दुनिया का एक मैप बनाते हैं जो कि करस्पॉन्ड करती है या समवॉट सिमिलर है टू द एक्चुअल स्पेस दैट इज आउट देयर, दैट एग्जिस्ट्स आउट देयर। ठीक है? तो वो स्पेस जो आउटसाइड एग्जिस्ट करती है और जो प्राइवेट स्पेस में हमारे एग्जिस्ट करती है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम स्पेस का बनाते हैं जो है, कॉग्निटिव साइंसेज में रिप्रेजेंटेशन वगैरह की बातें होती हैं, तो वो स्पेस और ये स्पेस जो है मैच करते हैं, तभी हम इसके बेसिस पे अपने आर्ग्यूमेंट, अपने स्पेस में हम नेविगेट कर पाते हैं। वी थिंक प्राइवेट स्पेशियल रिलेशंस मैच रियल स्पेस। हम लोग ये मानते हैं कि ये जो प्राइवेट कंसेप्शन ऑफ स्पेस है, जो मैप हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्चुअल स्पेस से मैच कर रहा है। Russell emphasizes that we can only understand physical space through sense data, not its inherent nature. कि अब भाई, अब जो रसेल ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर के आ रहे हैं, और रसेल कह रहे हैं कि ये जो स्पेस की समझ है आपकी, ये जो साइंस की एक बिलीफ सिस्टम आपको जो साइंस प्रोवाइड करता है, उसके तरह से आप ये समझ तो सकते हैं, ये कह तो सकते हैं कि जो स्पेस है वो फैब्रिक है जो है, लेकिन वो फैब्रिक नेचर आप उसको आप जो है महसूस नहीं कर सकते, वो आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस का, डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस का हिस्सा है ही नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद रसेल कहते हैं कि आप जो है स्पेस का एक मॉडल जो है वो महसूस कर पा रहे हैं, अब जो कि सेंस डेटा के थ्रू आप बनता है, आप उसके इनहेरेंट नेचर को, उसके अंतस्थ स्वभाव को आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। While we may grasp the properties of relationships that preserve this alignment, we remain unable to discern the true nature of elements that these relationships connect. कहते हैं कि हम स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेशनशिप को, उनकी प्रॉपर्टीज को हम समझ सकते हैं जो है, और ये हम इस मंतव्य की ओर समझ सकते हैं कि जो है, जो हमारा एक मेंटल मैप है जो है, जो हम स्पेस का बना रहे हैं, वो एक्ट कर रहा है, लेकिन इसका ट्रू नेचर जो है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें और जो स्पेस का ट्रू नेचर है, वो समझना जो है बड़ा मुश्किल है। ठीक है? अब ऐसे ही टाइम पे लेकर के वो सवाल उठाते हैं, रसेल रसेल टाइम पे लेकर के सवाल उठाते हैं और कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट परसेप्शन ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, और रसेल कहते हैं, रसेल कंट्रास्ट प्राइवेट एंड पब्लिक realms using time. He says our feeling of duration is less reliable than clock time. ये बड़ी बेसिक सी इंसाइट है जो है कि जिसको आइंस्टीन साहब ने कोट किया था और कहा था कि अगर आपको उनसे पूछा गया एक बार कि आप रिलेटिविटी को समझाइए, और रिलेटिविटी को समझाते हुए वो कहते हैं कि होल्ड योर हैंड ऑन अ स्टोव, 1 minute will feel like 1 hour. Hold your hand, give your hand in the hands of a girl or a woman, 1 hour will seem like 1 minute. तो उसी बात को एम्फसाइज करते हुए, उसी बात को रीइटरेट करते हुए, रसेल कहते हैं कि जो आपको समय की जो ड्यूरेशन की जो फीलिंग है, वो और जो क्लॉक की फीलिंग है, वो भिन्न है।
वो कहते हैं कि जब आप एन्जॉय कर रहे हैं चीज़ों को तो समय जो होता है वो स्लो हो जाता है। टेम्पोरल एक्सपीरियंस जो है, जो समय होता है वो एलोंगेट हो जाता है। और जब कष्ट की बात होती है, जब पेन की बात होती है तो वो जो समय है, वो जो ड्यूरेशन है जो है, वो टाइम को बढ़ा देता है और जो जॉय है जो है उसमें लगता है कि समय कम पड़ रहा है। दिस कंट्रास्ट shows that public and private time differ like space। ये कंट्रास्ट ये दिखाता है कि वो टाइम जिसे हम एटॉमिक क्लॉक से, जिसे हम वॉल क्लॉक से, जिसे हम रिस्ट वॉच से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो टाइम और जो हमारा टाइम का परसेप्शन है वो भिन्न है। और वो भी स्पेस की तरीके से भिन्न है। हमारा प्राइवेट कंसेप्शन और एक जो पब्लिक कंसेप्शन ऑफ टाइम है वो भिन्न है। आवर परसेप्शन ऑफ इवेंट सीक्वेंस मैचेस द एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आवर परसेप्शन ऑफ इवेंट सीक्वेंस मैचेस द एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम जिस हिसाब से टाइम को परसीव करते हैं, जिस हिसाब से हम टाइम के हिसाब से अपने पूरे दिनचर्या को शेड्यूल करते हैं, वो मीडिएट करती है टाइम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि 2 बजे मुझे ये खाना है, 3 बजे मुझे क्लास लेनी है, 4 बजे मुझे ये करना है, 5 बजे ये करना है। हम उसके हिसाब से घड़ी का यूज़ करके हम मॉडल्स बनाते हैं कि मुझे इतने समय बाद ये करना है और उतने समय बाद वो करते हैं और हम अपनी दिनचर्या को ऐसे ही चलाते रहते हैं। ठीक है? तो अब लिमिट्स ऑफ नॉलेज पे हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं रसेल। वो कहते हैं कि सेंस डेटा और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या वैभिन्न है, क्या भिन्न है जो है, क्या डिफरेंस है, उस पे हमारा ध्यान लेकर के आना चाहते हैं रसेल। और रसेल ये आर्ग्यू करते हैं कि वी कैन रीजनेबली रिलेट आवर सेंस डेटा लाइक रेडनेस टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट वी कैन नॉट नो देम बियॉन्ड आवर सेंसेस। हम सेंस डेटा के हिसाब से किसी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और उससे जनित, उससे जन्य मेरा एक सेंस डेटा मेरे अंदर है, जैसे कि एप्पल की लालिमा या सूर्य की लालिमा, जो कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी परसेप्शन, इस प्रॉपर्टी सेंस डेटम के अलावा हम ऑब्जेक्ट को नहीं जान सकते। वी कैन नॉट नो द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आवर सेंसेस। He states that although we can identify properties of physical objects through their correspondence with sense data, we remain ignorant of their true nature। हम वो कह रहे हैं कि हम जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उनके करस्पॉन्डेंस विद सेंस डेटा से, उनके सेंस डेटा से मैच करने पे, करस्पॉन्ड करने पे। दरअसल यहाँ पे दरअसल करस्पॉन्डेंस थ्योरी पे हमारा ध्यान लेकर के आना चाहते हैं, जो कि साइंटिफिक थ्योरीज में बड़ा यूज होती है। करस्पॉन्डेंस थ्योरी ये कहती है कि कोई चीज सत्य तभी है जब उसके करस्पॉन्डेंट एक आइटम एग्जिस्ट करता हो, उसके करस्पॉन्डेंट कोई रियलिटी एग्जिस्ट करती हो। तो वो कहते हैं कि वी रिमेन इग्नोरेंट ऑफ देयर ट्रू नेचर। भले ही आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अपने सेंस डेटा के थ्रू जान रहे हैं, लेकिन उसके एक्चुअल नेचर, उसके ट्रू नेचर से आप अभी भी परे हैं, आप अभी भी दूर हैं, आप उसे नहीं जानते हैं। वो अधिकतर आपके सेंसेस से पृथक अपने आप को मेंटेन करके रखता है। The intrinsic qualities of physical objects as discovered through the senses are beyond direct knowledge। ये जो intrinsic quality है किसी physical object की, जो कि senses से डिस्कवर कर आप करते हैं जो है, वो आपके डायरेक्ट नॉलेज के बियॉन्ड है जो है। आप ऑब्जेक्ट को सेंस डेटा के थ्रू जानते हैं, लेकिन जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं वो सेंस डेटा के परे हैं। जो अपरेंट एक स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है, आप सबसे पहले उसी को जानते हैं, उसी को समझते हैं, उसी को देखते हैं और इसके पहले वो आपके डायरेक्ट नॉलेज के बियॉन्ड रहता है। रसेल यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करते हुए वो कहते हैं कि रसेल सेज दैट सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस इज दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स रिजेंबल सेंस डेटा, सो व्हाट वी सी वी सी व्हाट इज। तो रसेल जो पिछले चैप्टर में भी उन लोगों ने जो उन्होंने कहा था, जो ऑकेन्स रेजर प्रिंसिपल की तरफ हमारा ध्यान लेके आए थे और वो कहे थे कि जो सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस है, आप हालांकि ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्रूव कर सकते हैं, आप डिस्प्रूव कर सकते हैं रेडिकल डाउट के थ्रू कि सामने वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी तो नहीं है।
ये आप डाउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी-सी जो सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस है उसी को मान लो, और वो ये है कि सेंस डेटा के अलावा भी ऑब्जेक्ट्स एग्ज़िस्ट करते हैं, और जो हम देखते हैं वो हमारे इमेजिनेशन की, हमारे कपोल कल्पना का पार्ट नहीं है। वो एग्ज़िस्ट करता है, वी सी व्हाट इज़, जो है वो हम देखते हैं। ही क्लेम्स दैट दिस नेचुरल व्यू इज़ नॉट मोस्ट कन्विंसिंग। ही प्रपोजेस आइडियलिज्म व्हिच सेज मैटर इज मेंटल। वो आइडियलिज्म को प्रमोट करते हैं, और उनका जो आइडियलिज्म है वो है न्यूट्रल मोनिज्म। इसे आप चाहें तो एससीपी एंट्री देख सकते हैं, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी की एंट्री। न्यूट्रल मोनिज्म पे आप देख सकते हैं। न्यूट्रल मोनिज्म पे और भी कुछ किताबें हैं, जो अगर आप बोलेंगे तो मैं वो आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो रसल आइडियलिज्म एडवोकेट करते हैं, और रसल आइडियलिज्म एडवोकेट करेंगे अपने अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का नाम ही, जो टाइटल ही है, वो आइडियलिज्म है। और वो कहते हैं कि जो मैटर है वो आपका एक मेंटल कंसेप्शन है। फिर इसके बाद रसल एम्फसाइजेस द डिफरेंस बिटवीन द साइंटिफिक वर्ल्ड ऑफ मैटर एंड द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जो पब्लिक और प्राइवेट स्पेस की बात की थी, कि आपका पब्लिक स्पेस, पब्लिक परसेप्शन जो है वो एक अलग चीज है, और जो आपका प्राइवेट परसेप्शन है वो एक अलग चीज है। एक पब्लिक संसार है, एक प्राइवेट संसार है आपका। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड ऑफ मैटर एंड वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, saying that our understanding of reality depends on a suitable relation to the physical world। वो कहते हैं कि हमारी जो रियलिटी की कंसेप्शन है वो हमारे एक सुटेबल रिलेशन पे डिपेंड करती है, जो कि आप फिजिकल वर्ल्ड से एग्जिबिट करते हैं। इन कंट्रास्ट डायरेक्ट रियलिज्म होल्ड्स दैट वी सी द वर्ल्ड एज इट इज। डायरेक्ट रियलिज्म ये कहता है कि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे वो है। ये डायरेक्ट रियलिज्म है, और इसे रसल आर्ग्यू करते हैं, रसल इसका क्रिटिक करते हैं, और वो कहते हैं कि आप कहाँ पे हैं, आपका वांटेज पॉइंट क्या है, आपका पोजीशन इन स्पेस क्या है, लोकेशन इन स्पेस क्या है, वो डिसाइड करता है कि आप मैटर को कैसे देखते हैं। और इस हिसाब से रसल रियलिज्म या नए फॉर्म ऑफ रियलिज्म, जो कि डायरेक्ट रियलिज्म होता है, उसको क्रिटिक करते हैं। और यहाँ पे रसल अब चैप्टर अपना एंड करते हैं, और हम भी अपना डिस्कशन यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कुछ सवाल हों, कुछ जानकारियाँ हों, एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप मुझे मुझसे मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपके प्रश्न हैं जो आप मुझसे मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।